हैं। ठीक है, आज का जो करंट अफेयर्स है ये, अगर आर्ट आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, इसमें मैंने बताया था ना इसके पहले कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है यूएस में, और इन्होंने डिसाइड किया है कि 3 ब्रॉन्ज स्कल्पचर हैं, ये रिटर्न करेंगे भारत सरकार को। और ये जो मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं, इसमें शिव नटराज की एक मूर्ति है जो कि चोला पीरियड की है, जो कि 990 का है एरा का। फिर सोमा खंड है, ये चोला पीरियड का है, 12वीं शताब्दी का। फिर सेंट सुंदरर है, इसमें परावई है, ये नगर पीरियड टाइम का, जो कि 16 सेंचुरी का था, उस टाइम का है। और ये इलीगल तरीके से जो मंदिर के प्रेमाइसेस थे वहां से इनको निकाल लिया गया था। तो अभी जो है वो जो 2 ब्रॉन्ज हैं ये रिटर्न होंगे अभी फिलहाल, और जो शिव नटराज की मूर्ति है उसको जो है वो लॉन्ग टर्म लोन के तौर पे जो है वो म्यूजियम को फिर दिया जाएगा। तो मतलब यही है कि जो गलत तरीके से जो हमारे कल्चरल चीजें हैं उनको चली गई हैं, तो उनको वापस लेने के लिए ये काम हो रहा है। जैसे हमने बुद्धिस्ट वाला देखा था, जो पिपरहवा के रेलिक्स थे, उसको भी वहां पे तो खैर ऑक्शनिंग हुई थी, तो वहां पे गवर्नमेंट ने उसको परचेज किया था गोदरेज के साथ मिलके। ठीक है। और अगर हम देखें 2024 की बात करें, तो इस टाइम पे 297 एंटीक्स थे जो कि टेराकोटा, स्टोन, मेटल में थे। इनको जो है वो रिटर्न किया गया था यूएस के द्वारा। तो ये जो तीनों के पीरियड याद रखने से, तीनों का पीरियड देके और किस टाइम के हैं ये पूछ सकता है नाम देके, मतलब ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें तो ये जो शिव नटराज की जो मूर्ति है, ये श्री भव औषधाश्वर टेम्पल को बिलोंग करती है, तमिलनाडु में, जो कि थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें लॉर्ड शिवा को एज अ लॉर्ड ऑफ डांस जो है वो ऐसे दिखाया जाता है। फिर सोम स्कंद, इसका ओरिजिन विश्वनाथ टेम्पल है तमिलनाडु के मन्नारगुडी में। और इसमें इनको जो है वो दिखाया जाता है कि ये पार्वती जी के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। और इनके जो सन है स्कंद या कार्तिकेय, वो भी जो है वो बैठे हुए हैं या फिर डांस कर रहे हैं उनके चारों तरफ। तो ये चीजें हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा नेशनल म्यूजियम है, इसने एक्वायर किया था शिव नटराज को 2002 में। ये एक डॉरिस विनर गैलरी था, वहां पे था, तो वहां से भी इसको फिर एक अलग तरीके का था, उसको लिया था। ठीक है। तो यही है कि डिफरेंट जो हमारी चीजें चली गई हैं किसी ना किसी फॉर्म में, उसको वापस में इंडिया में ले आना, और जो हमारा इतिहास है उसको और बेहतर तरीके से समझना। और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, हमारे लिए जो है वो धार्मिक महत्व की ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। और ये एक हमारा ग्लोबल वो भी है कि जो भी इस तरह की चीजें इलीगल तरीके से गई हैं उनको वापस जो है वो कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाए। फिर मैंने बताया था कि मनोज वाजपेयी की एक फिल्म है, और इसका नाम रखा गया था घूसखोर पंडित, तो उसको लेके पिटीशन जारी किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो इसमें इन्होंने स्टे लगा दिया है, और इसको ऑफेंसिव और डिफेमेटरी टाइटल जो है वो दिया गया है। जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, उन्होंने कहा है कि चूंकि टाइटल कंट्रोवर्शियल है तो वो इसको जो है वो हटाएंगे। तो हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि काफी जो मूवीज हैं उनके नाम को लेके, उनके कंटेंट को लेके विरोध होता है, फिर उसके बाद जो है वो लोग हाई कोर्ट वगैरह में अपील करते हैं, तो फिर टाइम टू टाइम इस पे जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना ये लॉन्च किया, और ये एक नया वेलफेयर स्कीम है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो दिल्ली की जो गर्ल्स हैं उनके फ्यूचर को बेहतर बनाना। इस स्कीम के तहत जो दिल्ली में जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिलेगा 56,000 रुपए का। और ये छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इनको दिया जाएगा, बर्थ से लेके उनके ग्रेजुएशन के टाइम पर। और जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब उनको जो है वो 1 लाख से ज्यादा रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लखपति बिटिया योजना, जैसे लखपति दीदी है वो किससे रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है। लखपति बिटिया ये कहाँ का है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का नया स्कीम है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसी से रिलेटेड है कि इसके तहत जो गर्ल्स हैं उनका सेक्स रेशियो बढ़ावा देना, साथ ही साथ एजुकेशन को प्रमोट करना।
लखपति दीदी जो मैम उसकी है ना, लखपति सेंटर दीदी की स्कीम है। लखपति दीदी है कि वुमेन्स में जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, जिसके तहत ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, लगभग 20 लोगों का ये ग्रुप होता है। तो इसमें जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं और अपने बिजनेस सेटअप को इतना करती हैं कि उनकी जो सालाना आमदनी होती है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की जो है वो हो जाए, तो उनको लखपति दीदी कहा गया है। और हाँ, इसमें वो काफी सारी, सेंटर की स्कीम है ना। हाँ हाँ, और और इसमें ये काफी, जी जी। हाँ, जो काफी सारी महिलाएं हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस भी किया है इसमें। ठीक है। फिर अभी एक इंडिया के हेल्थ केयर पर्सनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो है वो रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो 1:811 का है। और ये WHO का जो स्टैंडर्ड है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1,000 की आबादी पे। तो इसमें बताया गया है कि इससे ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। और नर्सिंग वर्कफोर्स की बात करें तो ये भी काफी सब्सटेंशियल अमाउंट में है। और 40 लाख नर्सिंग पर्सनल जो है वो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अभी इंडिया की रिपोर्ट में, हेल्थ केयर रिपोर्ट में बताया गया है। फिर कल चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, तो उसमें जानकारी दी गई फिर मंत्रालय के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, कि भैया अभी 1.82 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो ऑपरेशनल हैं अक्रॉस द कंट्री। और इसके तहत फ्री डायग्नोस्टिक और ड्रग जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे जो हेल्थ केयर कॉस्ट है पेशेंट्स की वो काफी जो है वो कम हो। ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें तो इसको पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कहा जाता था। ये एक फ्लैगशिप कंपोनेंट है इंडिया की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका। 2018 में लॉन्च हुआ था। मतलब ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में काफी आ चुका है, कितने सेंटर्स हैं, क्या है, कितना बजट बढ़ोतरी। में भी है। हाँ, वो चीजें पूछी जा आई थी। सकती हैं। तो इसका पूरा उद्देश्य है कि हेल्थ जो सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको बेहतर करना। बहुत सारी फैसिलिटीज को इसमें ऐड किया गया है, फ्री ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, इवन मेंटल हेल्थ को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और ये एक की प्रोग्राम है जो हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये सरकार का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई। फिर नेशन वाइज जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एलिमिनेशन कैंपेन ये चलाया जाएगा। और इसके तहत 12 एंडेमिक स्टेट्स हैं, वहां पे इसको खत्म करने के लिए ड्रग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए जो है वो कैंपेन चलाया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि डिजीज ट्रांसमिशन को रोकना, जो मृत्यु दर है उसको कमी करना, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको जो है वो बेहतर हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की बात करें तो इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, या इसको हाथी पांव का कॉमन भाषा में कहा जाता है। और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छरों से फैलता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ये इसको ट्रांसमिट कराने का काम करता है। तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि किससे ये, जैसे बीमारी का नाम कि किससे फैलता है, ये आता है अक्सर। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करें तो ये जो स्थिर पानी होता है, ठीक है, और जो पॉल्यूटेड पानी होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। और ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसको, ये काफी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मानी जाती है, इसमें पैर एकदम फूल जाते हैं। और ये ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम भी है एक तरह से ये। हेलो। हाँ मैम। कट गया था क्या? नहीं, हाँ मैं चला गया था। हम्म, ठीक है। फिर यूजीसी का जो इक्विटी रेगुलेशंस है उसके बारे में एक ऐसे इंफॉर्मेटरी आर्टिकल था। और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, ये 2026 12 जनवरी को जो है वो ये लागू किए गए थे। उसके बाद इनका काफी विरोध हुआ। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और इसके बाद जो प्ली दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 29 जनवरी 2026 को कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये जो रेगुलेशंस हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी गई।
तो और इसका जो विरोध हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो कॉमन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको इसमें नहीं रखा गया था, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन को ऐसे देखा जाता है कि जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी का ही करे, वाइस वर्सा होता है, दोनों ही हो सकता है। तो अगर किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गलत है, और मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इस पे रोक लगाई है फिलहाल, अभी ये कोर्ट में केस पेंडिंग है और देखना होगा कि आगे गवर्नमेंट का इस पे क्या फिर स्टैंड होता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में पार्लियामेंट में जानकारी दी गई। पंचायत की अगर हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जो भी हमारी ग्राम सभाएं हैं वहां पे पंचायत की व्यवस्था होती है। स्टेट सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है, 7 शेड्यूल के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और 74वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बाद से ये बना। पंचायत चुनाव होते हैं, पूरी एक पंचायत होती है जो कि ग्राम का जो व्यवस्था है उसको देखने का काम करती है। और अगर हम बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका कि कहा गया है रीवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और ये इफेक्ट में है 2022-23 से। इसका उद्देश्य है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं बेहतर तरीके से। मतलब जो गवर्नेंस है उसको किया जा रहा है, तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो आराम से अपना सी सारी चीज़ों को कर सकें, और लीडरशिप जो है वो और बेहतर हो सके। और अगर हम बात करें तो अभी का सारे स्टेट्स में जो है वो लागू हो चुका है, और इसके तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईएम्स हैं, आईआईटीज़ हैं। ये इनका लीडरशिप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इससे इनको जोड़ा गया है, इनको एजुकेट किया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो चीज़ें आप करिए। ठीक है? इसकी जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो नए आईटी रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, जो नए रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको रिमूव करना होगा कोई भी अनलॉफुल कंटेंट विद इन 2 to 3 आवर्स। ठीक है? और इसको पिछले पहले का जो टाइम फ्रेम रखा गया था कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे कोई कोई वीडियो पोस्ट होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो कि सही नहीं है, तो उसको 24 से 36 घंटे का एक टाइम फ्रेम रखा गया था कि 1 से 3 दिन के भीतर, मतलब 2 दिन इसके कम के, मतलब 36 घंटे के पहले इसको हटाना होता था। तो अब जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें इसको चेंज कर दिया गया है। ये हमारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड मीडिया डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2026, इसके तहत ये है। और इसमें जो टाइम है उसको 2 से 3 घंटे का कर दिया गया है। और इसमें जो कंटेंट है इसको कैसे इलीगल वो किया जाएगा, तो इसको जो है वो कोर्ट या फिर एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो देखेगी, और उसके बाद जो है कोई सेंसिटिव कंटेंट रहेगा, कोई डीप फेक्स वीडियोस रहेंगे, तो उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाना होगा। और अगर ऐसा तो मैम नहीं, ये अमेंड हो चुका है? हाँ, ये अमेंडमेंट इसी को भी इन्होंने जारी किया है, नए जो रूल्स हैं इसको लागू किया है कि पहले जो टाइम पीरियड था उसको कम कर दिया गया है। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर अगेंस्ट जो है वो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। तो चूंकि एआई जनरेटेड जो चीजें हैं वो काफी बढ़ रही हैं, और उनकी वजह से फेक वीडियोस भी काफी आ रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए जो है वो ये चेंजेस किए गए हैं। फिर जापान में सनाई काइची, इनका पॉलिटिकल कमबैक हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर थी और उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे जो है वो चुनाव हुए। और इसमें जो इनकी पार्टी है इसमें इनको 316 सीटें मिली, टोटल 465 सीट्स में से। वहाँ का जो लोअर हाउस है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट वॉर एरा जो है इनकी विक्ट्री मानी जा रही है। अगर हम सनाए ताकाइची की बात करें तो ये जापान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और इनको जो है वो अक्टूबर 2025 में इनको चुना गया था। ठीक है? तो अब माना जा रहा है कि इनके जो कमबैक है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं उस पे काफी इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं, तो माना जा रहा है जो टेंशन है वो बढ़ सकती है। फिर लोकसभा में स्पीकर के रिमूवल को लेकर अपोजिशन की तरफ से जो है वो सबमिशन लिया गया है। ठीक है?
और नोटिस लाई गई है। तो इसके तहत जो है वो कल से अभी फिलहाल इन्होंने अभी इनका जो आगे का प्रोसीजर है उसको देखते हुए रोक लग गई है। अब ये कार्रवाई को नहीं संचालित करेंगे। तो जो हमारे स्पीकर है इन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल है इनको बोला, डायरेक्ट किया है कि आप एग्जामिन करें, जो प्रोसेसिंग है उसको देखें और उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लें। एटलीस्ट 2 लोकसभा मेंबर्स जो को साइन करना होता है ऐसा नोटिस, अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसके तहत जो है वो स्पीकर को रिमूव करने का प्रावधान रहता है। और इसको जो है वो 14 दिन के भीतर जो हाउस है उसमें इसको देखना होता है। अंडर आर्टिकल 94 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पीकर होता है उनको ऑफिस से निकाला जाता है बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय द हाउस थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के तहत इनको रिमूव किया जाता है। ऐसा पहली बार जो है वो हुआ है कि किसी स्पीकर के अगेंस्ट जो है वो इस तरह का प्रावधान लेके आया गया है। आर्टिकल 96 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है स्पीकर को कि आप रिस्पॉन्ड करिए अगर आपके अगेंस्ट ऐसे कोई चार्जेस लगे हैं। पार्लियामेंट में बजट सेशन की बात करें तो प्रेसिडेंशियल जो हमारा एड्रेस होता है उसके बाद से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको जो है वो बोलना था। तो कई इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए जहां पे इनको स्पीकर ने बोलना अलाउड नहीं किया। और इसको लेके जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि ये आर्बिट्रेरी तरीके से काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ज्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनके तरफ से जो एमपीज हैं बोलते हैं तो उनपे वो नहीं एक्शन लेते हैं। अपोजिशन लीडर्स पे ज्यादा एक्शन लिया जाता है, प्रॉपर तरीके से बोलने नहीं दिया जा रहा है, बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के विरोध में जो अपोजिशन है इन्होंने इनके अगेंस्ट नोटिस लेके आए हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो और कुछ जो है वो जो अपोजिशन लीडर्स उनको सस्पेंड भी किया गया। ठीक है, तो ये भी है। तो इसी को लेके 120 लोगों ने साइन किया है जिसमें एसपी, डीएमके, इनकी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस, इन्होंने जो है वो एक ये रिजोल्यूशन लेके आए हैं। तो अब इस पे आगे फिलहाल जब तक कि रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं होगी तब तक इनको कार्रवाई ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो ये पास होना मुश्किल है। बट ये एक मेजर के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है। फिर रक्षा राज्य मंत्री हैं ये वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, ये रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। मतलब चल रहा है 8 से 9 फरवरी के। तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे ये जो विजिट है इसको माना जा रहा है कि इन लोगों के बीच में जो डिफेंस क्षमताएं हैं उसको और बेहतर करने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में जो जॉइंट कॉपरेशन है वो अच्छा रहा है। और इन्होंने इस टाइम पे यहाँ पे दिरियाह करके एक जगह है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि सऊदी अरेबिया में है। और ये माना जाता है सऊदी स्टेट का बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे ये गए और इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो नेशन फर्स्ट अप्रोच को लेके चल रही है। तो ये डिफेंस शो जो है वो यहाँ हुआ। दिरियाह जो नाम है इसको भी याद रखो कि यूनेस्को की साइट है और सऊदी से रिलेटेड है ये। फिर गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट ये काफी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आई है कि जनवरी 2026 में जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इंडिया में उनमें बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपेयर टू जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें। और माना जा रहा है कि गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि इस साल जो 2 लाख का जो एक बैरियर है उसको भी ये क्रॉस करेगा। तो गोल्ड को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चूंकि प्राइजेस इसमें ज्यादा है तो इसलिए जो है वो ऐसा हो रहा है। और जो डेटा है इसमें बताया गया है कि डबल हो गया है दिसंबर 25 से लेके जनवरी 26 के बीच में, ऑल टाइम हाई पे ये पहुंच गया है। गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल सेफ हेवन इसको माना, मतलब एक काम किया इसने और दुगनी जो है वो प्राइस इसका हो गया। यूएस डॉलर जो है वो उसकी वीकनिंग हुई। ठीक है, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड को खरीदना शुरू किया। तो इसकी वजह से डिमांड की ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो इनका प्राइसेस काफी बूस्ट कर गया। तो इसको एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है। सिमिलरली जो सिल्वर ईटीएफ है उनमें भी काफी जो है वो ग्रोथ हुआ है। सिल्वर के प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं इधर। और
अगर हम देखें तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने काफी हद तक जो है वो इंडियन मार्केट से अपने आप को विड्रॉ किया है। ठीक है। और तो इसलिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना स्पेंड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बताया गया है कि ये सारी चीजें देखने को मिली कि गोल्ड में लोग ज्यादा से ज्यादा और इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के बारे में था। अ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये 2004-5 में शुरू किया था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। फिर इसको रीस्ट्रक्चरिंग किया गया और इंटीग्रेट किया गया इनटू द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या MIDH 2024-25 में। और इसमें जो स्कोप है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर से इसको 2025 में रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है और नई जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं अक्रॉस द कंट्री। और इसमें अ, जो गाइडलाइंस जो चेंजेस किए गए हैं उसमें जो है वो जो कॉस्ट नॉर्म्स हैं जो वेरियस इंटरवेंशंस होते हैं इनको बढ़ावा दिया गया है। हाई वैल्यू एग्जॉटिक और मेडिकल क्रॉप्स इनको प्रमोट किया जा रहा है जिनका लेटेस्ट यूज है जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है और इसके तहत जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज हैं इसको ये गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सरकार जो है वो इसको लेके आई है कि जो उनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खराब हो सकते हैं उनको जो है वो एक टाइम पीरियड में परचेज करती है। ठीक है। और यही है कि जो फार्मर्स है उनकी स्थिति को और बेहतर प्रोवाइड करना। और ये जो क्रॉप्स हैं ये MSP के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में उनको एक हेल्प के लिए इसको लेके आया गया है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य वही है कि जब बहुत ज़्यादा इन सब की डिमांड होती है, बहुत बम्पर क्रॉप हो गई, तो उस स्थिति में जो कॉस्ट से मतलब जो प्राइस से बहुत ज़्यादा कम ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत इंटरवीन करती है। फिर मैंगो कल्टीवेशन से रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि जो मैंगो कल्टीवेशन है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है। यहाँ पे इसको और बढ़ावा देने के लिए जो ऐसी क्रॉप जो बाइएनियल क्रॉप्स हैं उन पे जो है वो वर्क हो रहा है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि ICAR है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में है। तो ये लोग जो है वो नई नई जो वेराइटीज हैं उन पे काम कर रही हैं। बाइनियल जो वेराइटीज हैं उन पे स्टडी चल रहा है कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है सीजन्स का। तो इसमें कुछ मैंगो वेराइटीज के नाम हैं जिनको कि हमें याद रखना है जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, अनफाल्सो। इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा जो हाइब्रिड वैराइटीज हैं उन पे भी जो है वो वर्क हो रहा है। अब जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, पूरा अरुणिमा। तो ये जैसे कभी कभी नाम पूछता है कि पर्टिकुलर क्रॉप दे देगा और कि किससे रिलेटेड है। तो पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा मनोहरी, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात, अवध अभय, CISH अरुणिका, अंबिका। तो ये सारी जो वैरायटीज हैं तोतापरी, बगमपल्ली, सोनपरी ये मैंगो की वैरायटीज हैं। तो इनको तो याद ही रखना है नाम क्योंकि इस तरह से नाम जो है वो पूछे जाते हैं। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट इसमें जो भारत की रैंकिंग है उसमें काफी सुधार हुआ है। और अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो जो रैंकिंग पब्लिश होती है उसमें अभी जो 79th रैंक हो गया है। और 2019 की बात करें तो इसमें जो है वो इसकी 63rd रैंक थी। ठीक है। नहीं, इसमें अभी रैंकिंग नहीं दी हुई है। इसमें 2019 में जो है वो 64th रैंक थी। और फिर जो है वो कंटिन्यूएशन हो गया, ये रिपोर्ट आना बंद करी। फिर इसको जो है वो 2024 में जो है वो नए सिरे से लॉन्च किया गया, इसका नए सिरे से असेसमेंट किया गया। और इसमें जो है वो 180 कंट्रीज को पूरा इवेल्युएट किया गया 3 साल के पीरियड तक। और इसमें जो है वो
देखा गया कि किस प्रकार से जैसे बिजनेस एंट्री में कितनी सुविधा दी जा रही है, बिजनेस लोकेट करने के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यूटिलिटी सर्विसेज क्या हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं, ठीक है? तो इन पे जो है वो पूरा काम किया गया और उसके बाद अभी ये रिलीज होगा 2026 में और माना जा रहा है कि इसमें इंडिया का जो है परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर और किया जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है अभी। तो अभी ये फाइनल इसका ये आएगा। फिर भारत को डेजिग्नेट किया गया है एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026 और ये दुनिया का लीडिंग ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ये 10 से 13 फरवरी तक चलेगा नूरमबर्ग जर्मनी में। तो ये कहाँ पे हो रहा है, इसका लोकेशन याद करना, किस चीज से रिलेटेड है ये पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अपना ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत और इंडिया इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और जो अपनी प्रोमिनेंट वेराइटीज हैं इनको जो है वो वहाँ पे दिखाएगा। बायोफैक्ट जर्मनी की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल जो है वो एग्जीबिशन है और ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड होता है जो ऑर्गेनिक फूड होता है जो एग्रीकल्चर में उसके लिए। ठीक है, तो ये हर साल जर्मनी में होता है। एक तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड फेयर है ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री में। फिर भारत टैक्सी की अगर हम बात करें तो ये एक इसके बारे में पूरा बताया गया है कि क्या-क्या है, कैसे-कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। भारत टैक्सी इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 2025 को और रजिस्टर हुआ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 और इसके तहत जो है वो भारत टैक्सीज को लॉन्च किया गया है। अभी फिलहाल ये दिल्ली, एनसीआर, अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ, द्वारका यहाँ पे ये ऑपरेशनल हो चुका है और इसमें जो है वो 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स हो गए हैं। 3 लाख से ज्यादा इसमें रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हो गए हैं और इसमें जो है वो लगभग 3 लाख की राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। भारत टैक्सी इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है जिसके तहत जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये इसमें आया है और सिटीजन सेंट्रिक जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस है उनको बेहतर करने के लिए ये काम करेगा। तो सहकर मतलब कोऑपरेटिव्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको हमें यूज करना है, इस पे ये पूरा रहेगा। तो सहकर से समृद्धि एक विजन है और उस पे ये काम कर रहा है। ड्राइवर्स को इसमें सारथीज कहा गया है। पूरे कंट्री में माना जा रहा है कि 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी इसमें कोई कन्वीनियंस या प्लेटफॉर्म या कमीशन फीस नहीं ली गई है और इसमें माना जा रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको बेहतर जो है वो पैसे मिलेंगे और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बाइक दीदी इनिशिएटिव है इसमें जिसके तहत जो है वो 150 जो वुमेन ड्राइवर हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगी तो मतलब महिलाओं के लिए काफी बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसके बारे में आज फिर जानकारी दी गई और इसमें बताया गया कि ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है 2020-2021 से और इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो करीब 20,750 करोड़ का है। इसके तहत फिशरी सेक्टर को जो है वो बेहतर बनाने पे काम हो रहा है। काफी सारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई और इस स्कीम में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी जोड़ा गया है। इंडिया का कोस्टलाइन काफी बड़ा है तो इस ये न्यूज़ पूरी कल भी थी, ठीक है? और इसमें जो है वो क्या-क्या वर्क किए किए जा रहे हैं। सीएसआईआर का सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो 384 पोटेंशियल साइट्स को जो है वो देखा गया इस पे काम हो रहा है और कितना कल्टीवेशन जो है वो हो रहा है ये जो है वो है। फिर महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया है फिशरीज सेक्टर में। फिशरीज की बात करें तो फिश प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है पिछले टाइम पे और तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर ये वाला आर्टिकल उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हाँ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी रामजी एक्ट 2025, इस पे एक आर्टिकल निकला था कि किस प्रकार से ये जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा। ये बिल जो है वो पिछले विंटर सेशन में गवर्नमेंट के द्वारा पास कराया गया, और इसने जो है वो रिप्लेस किया महात्मा गांधी नरेगा एक्ट को। ये नया एक्ट है। इसमें जो 100 डेज का जो प्रोविजन था उसको बढ़ा बढ़ा के 125 डेज का किया गया है। और इस एक्ट के तहत अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उसको जो है वो एक मैंडेटरी अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। तो इसको कहा जा रहा है कि जो नरेगा में जो खामियां थी उनको खत्म करके इसको बेहतर तरीके से और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सरकार का ये कहना है। और पीक जो एग्रीकल्चर सीजन होता है उसमें जो लेबर है उसमें ये बातें उठ रही हैं कि उस टाइम पे जो लेबर उनकी कमी हो जाती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो टाइम पीरियड था एक एग्रीगेट 60 डेज का जो है वो कर दिया गया है कि इतने दिन जो है वो काम नहीं वो रहेगा, मतलब अगर वो नहीं भी रहेगा तो क्योंकि इस टाइम पे एग्रीकल्चर का काम जो है वो होता है, तो इसको एक 60 दिन का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। साथ ही साथ वाटर सिक्योरिटी पे इस पे काफी एम्फेसिस दिया गया है। और इसमें जो है वो पॉन्ड, चेक डैम्स, इनको जो है वो बेहतर बनाने के लिए, इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसके थ्रू जो है वो काम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे अभी इसमें बताया गया गवर्नमेंट तरफ से कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये है, ये सपोर्ट करता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम को, और इससे जो वाटर है उसका बेहतर तरीके से यूजेस को बढ़ावा इसके तहत जो है वो दिया जा रहा है। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट ये फोकस करता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसके तहत जो है वो प्रोडक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम ये प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और इसमें बताया गया है कि इसके अलावा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री नेशनल बैम्बू मिशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये सब जो है वो बेहतर तरीके से इनको लाया गया है ताकि जो एग्रीकल्चर उसका और डेवलपमेंट हो और जो क्लाइमेट के दुष्प्रभाव है उनको कम किया जा सके। इसी का सबमिशन है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, और ये 2014-15 से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। और तमिलनाडु में इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है उसको जोड़ा गया है। ठीक है। और तो ये है कि जो वाटर है क्योंकि उनका शॉर्टेज हो जाता है तो कैसे जो है उनको इस तरह से यूज किया जाए कि सस्टेनेबल जो है वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में उसको यूज किया जा सके। फिर बताया इन्होंने कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये अनाउंस किया गया था पिछले साल के बजट में, 2025-26 का जो बजट था। और इसको 2025 में 11 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, और ये योजना जो है वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। तो इसका भी उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरह की क्रॉप लगाई जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज किया जाए, इरिगेशन को बेहतर किया जाए, फाइनेंशियल क्रेडिट को बेहतर किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें इन्होंने जानकारी दी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके तहत ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसमें एग्री स्टैक है और कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उसको बेहतर किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत जो बेनिफिशरीज को जो है वो डायरेक्ट जो पैसा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है।
फिर सपोर्ट के लिए किसाने मित्र है, ये एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसमें जो भी क्वेरीज होती हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से रिलेटेड उनको 11 भाषाओं में जो है वो ये अवेलेबल है। और डेली इसमें बताया गया कि 8,000 से क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर साथ ही सीड ऑथेंटिसिटी ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से सीड को आप कहाँ से मिल सकता है, कैसे मैनेज करता है। साथ ही साथ एक नेशनल सीड ग्रिड का भी जो है वो निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में की गई हैं, ये जानकारी इन्होंने बताई कल पार्लियामेंट में। फिर रिपोर्ट आती है पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे, और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और ये प्राइमरी सोर्स है फॉर डेटा ऑन लेबर पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है। तो अभी इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर का जो है टाइम पीरियड उसमें बताया कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेंज है 15 साल से ज्यादा की आयु के लोगों का ये बढ़ा है। और ये 55.8 था प्रीवियस क्वार्टर में, वहां से बढ़कर 55.8% हुआ है। रूरल एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और इन्होंने कहा कि 58.4% ये रूरल एरियाज में है। फिर ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिविजुअल एज 15 एंड अबव ये बढ़ा है, 52.2 था इसके पहले वाले क्वार्टर में, बढ़ के 53.1% हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 15 साल की उम्र के लोग हैं उसमें कमी आई है। रूरल एरियाज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होके 4.0% हुआ है। तो इसमें बताया गया कि दोनों रूरल जो एरियाज है उसमें जो फीमेल्स और मेल्स दोनों की जो पॉपुलेशन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है। ठीक है। और साथ ही साथ रिपोर्ट बताया जाए कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। और प्रीवियस क्वार्टर में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था वो 62.8% था, वो बढ़ के 63.2% के लगभग पहुंच गया है। ठीक है, तो ये डेटा इन्होंने पूरा जानकारी दिया। फिर ये नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी, ये पूछी जा सकती है कि क्या है, पूरा का पूरा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके मेजर अचीवमेंट्स हैं, इनके बारे में निकला है इंफॉर्मेशन। और अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा मेंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि 2025 का जो नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी है वो क्या क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं। तो ये पूरा एक तरह से एक आंसर बन जाता है मेंस में राइटिंग करने के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें है कि क्रिएट करना फेवरेबल लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थ्रू रिफॉर्म्स, ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, इसके अलावा फाइनेंस को अच्छा करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना, मल्टी डायमेंशनल एक्सपेंशन की बात कही है, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की बात कही गई है इसमें। ठीक है। और तो ये जो पॉलिसी इसका उद्देश्य है कि कोऑपरेटिव को नए नए सेक्टर्स में ले आना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंकरेज करना, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो ले आना कि इनका जो है वो और ग्रोथ हो। और अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी है ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसने एस्टैब्लिश किया है। अब जैसे अगर हम बात करें तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन लिमिटेड है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो इसके तहत जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सहकार सारथी लिमिटेड इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है वो डेवलप करता है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी ये बनी है। फिर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड इसकी स्थापना किया गया है। उसके बाद बीज के क्षेत्र में अगर कहा गया है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ये बना है, इसका उद्देश्य है कि सीड प्रोडक्शन को बेहतर करना और सीड से जो रिलेटेड चीजें हैं ये इसको देखने का काम करेगा। सिमिलरली जैसे हमने पहले बताया भारत टैक्सी
ये ऐप लॉन्च हुआ तो वहां पे भी कॉपरेटिव्स को लिया गया है। तो बेसिकली यही है कि जो कॉपरेटिव्स हमारा है उसको और बेहतर करना। और कॉपरेटिव्स का इंडिया में काफी एक पुराना इतिहास रहा है। अगर हम अपने यहाँ की कंपनीज को देखें तो जैसे अमूल है, इफ्को है, इन्होंने काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी किया है। और इनकी रैंकिंग भी पिछले साल भी जो रिलीज हुई थी उसमें टॉप पे थे। फिर दिल्ली एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके है कि इसको और बेहतर करना है। और इसके लिए पूरा एक नया फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है, ताकि इसमें जो कवरेज है उसको बेहतर किया गया है, डेटा को जो है वो पूरा किया गया है। इसके लिए एक पूरा स्कीम लेके आया गया है, तब इस पे इन लोग और काम करेंगे कि दिल्ली की जो हवा है वो और बेहतर हो। फिर डिसकलरेशन, अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजिकल डिसकलरेशन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है जो नेचुरल जो जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं उनके कलर पे, इससे रिलेटेड एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से पुरान जो नेचुरल वर्ल्ड था उसमें जो कलर्स थे वो अब उस तरह के नहीं रह गए हैं। और इसमें बताया गया कि मोर देन हाफ ऑफ द ओशंस हैज बिकम ग्रीनर पिछले 20 सालों में। और जो मतलब जो ओशन है वो ग्रीन हो रहे हैं ब्लू से, और जो फॉरेस्ट है वो ब्राउन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट है उसका, जो क्लाइमेट चेंज है उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है। कलर की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में किंगडम में, प्लांट किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेडेटर से बचने में, अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने में, हीट को मैनेज करने में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया, एक स्टडी हुई तो उसमें बताया गया कि जो पिगमेंट्स हैं उनमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जो प्लांट्स की अगर बात करें तो जो कलर्स हैं, जो कैरोटेनॉइड्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो काफी लाइट हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले साल की बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया कि हमारा जो इंडिया की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब जगहों पे जो है वो कोरल ब्लीचिंग रिपोर्ट किया गया। तो जो हीट है, ज्यादा जो गर्मी है उसका प्रभाव पड़ रहा है। जो सिम्बियोटिक एल्गी है वो वाइट हो रही है, कलरफुल, मतलब कलर से जो है उसका जो कलर है वो कम होता जा रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स में बताई गई हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन है, इसने जो नेचर का जो वाइब्रेंट कलर्स है उसको डैमेज करने का काम किया है, उसको खत्म कर रहा है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ये इंडिया के चेयरमैनशिप पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, दिल्ली में हुआ ये। और ये चौथी बार होगा कि ब्रिक्स की जो चेयरशिप है ये इंडिया को मिली है। इसके पहले दो, जैसे अब ये है कि 2012, 2016 और 2021 में ऑलरेडी इनको चेयरशिप मिल चुकी है। तो इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या कब कब जो है वो इनको चेयरशिप मिली थी। तो ये तो याद रखनी ही है। साथ ही साथ 2026 में इस बार का जो चेयर है वो इंडिया के पास है। फिर ईरान और यूएस के बीच में जो है टॉक्स चल रहे हैं। अगर हम देखें तो ईरान और यूएस के बीच में विवाद काफी गहराया था। पिछले साल जून में जो है वो यूएस ने अटैक भी किया था। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको लेके विवाद है। यूएस का कहना है कि अपने जो प्रोग्राम है इसको यूरेनियम इनरिच कर रहा है, जिसका यूज वो वेपन को बनाने में कर रहा है। तो अभी इसके काफी वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे थे। जो गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए काफी वो हुआ। तो यूएस ने उसमें कहा जाए कि एक रोल प्ले किया है। तो अभी बातचीत हो रही है, अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या चीजें निकल के आती हैं। फिर यूएस और कनाडा के बीच में टेंशन्स काफी बढ़ गए हैं। अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कनाडा को थ्रेट किया है कि यूएस और कनाडा के बीच में नया 4.6 बिलियन ब्रिज बन रहा है जो कि विंसॉर, कनाडा, डिट्रॉयट इसको जो है वो कनेक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी ओपनिंग नहीं करने देंगे अनटिल अनलेस कनाडा जो है वो यूएस को कंपनसेट ना करे। ठीक है। तो और इनका कहना है कि जो चाइना है, मतलब उनको उन्होंने चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनको देखते हुए इन पे एक तरह से अपना थ्रेट पोज कर रहे हैं कि हम 100% जो भी हम ट्रेड करते हैं कनाडा से इंपोर्ट करते हैं उस पर हम टैक्स लगा देंगे। तो इनका नया नया चलता ही रहता है। ट्रम्प इसके पहले कह चुके हैं जब इनकी सरकार आई थी कि हम कनाडा को यूएस का 51st स्टेट भी बनाएंगे।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर बांग्लादेश और यूएस के बीच में भी ट्रेड डील हो गई है, और कहा जा रहा है कि जो पहले जो है वो इंडिया का कॉटन जो है वो बांग्लादेश काफी जाता था। अब माना जा रहा है कि यूएस प्रोड्यूस जो कॉटन है वो काफी जो है वो बांग्लादेश जाएगा। ये जो पूरी डील हुई है बांग्लादेश और इंडिया की, जैसे अभी यूएस इंडिया की भी ट्रेड डील हुई, तो उसमें जो टैरिफ थे उसको 19% किया गया। बांग्लादेश के साथ जो उनकी डील है इसको जो है वो करीब 19% रखा गया है। तो इनका कहना है कि एक तरह से एक फेवरेबल डील है कंपेयर टू कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो अब जो बांग्लादेश है वो इंडिया से ना लेके यूएस से जो है वो कॉटन लेगा। और ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो कॉटन का सप्लाई करता था बांग्लादेश को। और इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफी टाइम से जो है बेहतर नहीं चल रहे हैं। पिछले साल सरकार ने एक ट्रेड एम्बार्गो लगाया, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी उस पे रोक लगा दी। तो उसके बाद से जो रिश्ते हैं वो थोड़ा उतने बेहतर नहीं है। वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी अभी नहीं है, वहां पे इलेक्शंस होने हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में यूएस और जो बांग्लादेश की डील हुई है उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडिया के जो कॉटन चीजें हैं उस पे। फिर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनका 27 फाउंडेशन डे जो है ये हैदराबाद कैंपस में मनाया जा रहा है। और इसमें जो है वो नया लोगो जारी किया जाएगा और नए इनिशिएटिव्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जारी किया जाएगा। इसमें जो मेन है वो है एक जेली AIIP, ये जेलीफिश मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके अलावा समुद्र 2.0, ये एक मोबाइल ऐप है जो कि डिजाइन किया गया है, जो मैरीटाइम एडवाइजरीज जारी की जाती हैं उसके लिए। साथ ही साथ सिवस, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसको जो कोस्टल एरियाज हैं जो कि डूब रहे हैं उसके लिए जो है वो अलर्ट वगैरह जारी करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये तीनों जो है वो इनको लॉन्च किया जाएगा। और आज ही ये आपका हैदराबाद में होगा। फिर जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं उनका शिफ्ट हो रहा है, मार्स से मून मिशंस की तरफ वो ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी ब्लू ओरिजिन, ये अमेजोन के जो फाउंडर है उनकी एक कंपनी है, जेफ बेजोस की। तो इन्होंने कहा कि हम जो अपना स्पेस का जो रिसर्च है और सारी चीजें हैं उसको डाइवर्ट करेंगे मून में। मून को एक बेहतर जो है वो माना जा रहा है कि मतलब जो भी कंट्रीज हैं वो इस पे काम करें कि मून पे जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बन सके। और ये दोनों जो है ये प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं। जो स्पेस एक्स है ये एलन मस्क का है, ब्लू ओरिजिन जो है ये जेफ बेजोस का है। तो इन्होंने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्स है, इसको जो है वो मून मिशन के लिए जो है वो अब कह रहा है कि हम इसको वहां पे जो है वो अपना डाइवर्ट कर रहे हैं। और इनके पास काफी जो है टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया है। अभी नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून पे जाने वाला था, फिलहाल अभी उसमें रोक लगाई दी, मतलब ये रुक गया है किन्हीं कारणों से। जो प्रॉपर जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही थी उसको देखते हुए। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी जो अपना रिसर्च और जो टेक्नोलॉजी है उसको मून की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस कर रही हैं। और इंडिया का भी है कि हम भी जो है वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको स्टडी किया जाए। और आगे आने वाले टाइम में वहां पे स्टैब्लिशमेंट्स बनेंगे, ह्यूमन स्टैब्लिशमेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। फिर अभी जो नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है इस पे रोक लगा एक हफ्ते पहले। तो बताया जा रहा है कि रिहर्सल्स होते हैं, कोई भी इस प्रकार का मिशन जब जाता है तो वेट ड्राई रिहर्सल हाइड्रोजन लीक। तो ये हुआ तो उसमें पाया गया कि कुछ फ्लॉज थे जिनकी वजह से जो लॉन्च था उसको रोक दिया गया। और अगर हम ड्रेस रिहर्सल की बात करें रॉकेटरी में, तो ये होता है फुल रन थ्रू ऑफ एक्टिविटीज दैट विल हैपन ऑन द डे टू लॉन्च, कि मतलब क्या क्या लॉन्च के टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो उसको एक तरह से पूरा पहले करके दिखाया जाता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या होगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि हम मिशन आगे क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये इसमें आता है। और वेट ड्रेस रिहर्सल भी इसमें आता है। तो ये नाम याद रखो कि वेट ड्रेस रिहर्सल ये किससे रिलेटेड है, ये रॉकेटरी से रिलेटेड है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है वो लॉन्च डे का जब पास आता है तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो है, जो प्रोपेलेंट है वो किस तरह से वर्क
कर रहे हैं। तो इसी में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो पाया गया, तो इसके बाद से जो मिशन है अभी फिलहाल के लिए इसको रोक कर दिया गया, क्योंकि कुछ लीकेज वगैरह प्रॉब्लम हुआ कि कनेक्शंस नहीं है बेहतर, तो इसलिए। ठीक है, तो ये सारा आज का जो है वो करंट अफेयर्स था।